ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। चैप्टर 61। लारा सिंघानिया। सिर्फ घूर ही नहीं बल्कि दिल ही दिल उसे गालियों भी दे रही थी, और इन्हीं में वो एक लड़की भी थी जो शौर्या को जानलेवा इरादा लेकर देख रही थी। उसकी वो नजरें और शौर्या को एक मिनट बाद ही अजीब सा फील होने लग गया। उसे समझ आ गया कि कोई उसे बुरी तरह से लगभग हत्या का इरादा लेकर ही घूर रहा है, और उसकी नजरें पूरे हॉल में चली गई और ठीक उस लड़की पर जाकर रुकी जो उसे जानलेवा तरीके से घूर रही थी। कौन है ये लड़की और मुझे ऐसे क्यों देख रही है? शौर्या ने खुद से ही सवाल किया और इस शौर्या की यादों में उस लड़की को देखने लग गई, लेकिन नहीं, उसने पहले कभी भी इसे नहीं देखा था। चिका, फाइंड एवरीथिंग अबाउट हर। आई थिंक वो मुझसे नफरत करती है। अब क्यों करती है ये तुम पता लगाओ। शौर्या ने चिका का ऑर्डर दे दी और वो भी उसे उसी तरह से घूरकर देखने लग गई जैसे वो लड़की शौर्या को देख रही थी। जितनी वो लड़की घमंडी थी ना, उतना ही एटीट्यूड शौर्या के पास भी मौजूद था। वो भला कैसे किसी को बेवजह अपने आप को घूरकर देखने देती? सो उसने भी लगभग उसी तरह का इरादा लेकर उस लड़की को घूरकर देखा और आखिर में उस लड़की को शौर्या पर से अपनी नजरें हटानी पड़ ही गई। तुम बहुत प्यारी लग रही हो शौर्या। इस पार्टी हॉल में कोई भी लड़की नहीं है जो तुम्हें खूबसूरती के मामले में टक्कर दे सके। मिसेस राव की बातों से शौर्या का ध्यान फिर से उनके तरफ गया और उसके ओठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। थैंक यू मैम, शौर्या मुस्कुराकर बोली। मैम नॉट डन शौर्या, मुझे मैम मत बोलो, तुम मुझे आंटी भी बोल सकती हो। वैसे तो इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, बट तुम जैसे प्यारी लड़की मुझे आंटी कहेंगी तो आई डोंट माइंड, मिसेस राव ने कहा, और उनकी बात सुनकर मृणाल जी और शौर्या दोनों मुस्कुराए। ओके आंटी, एंड यू आर राइट, आप बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है। यू स्टिल लुक यंग। शौर्या की मीठी आवाज और उससे भी ज्यादा उसकी प्यारी बातें मिसेस राव को तो वो बहुत ही पसंद आ गई। मृणाल, तुमसे नाराज हूँ मैं। इस नायाब हीरे से तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मिलाया? अगर पहले मिलाती तो 101% शो में इसे अपनी बहू बना लेती। मिसेस राव अफसोस जताते ही बोली और मृणाल जी का मुंह बन गया। मिसेस राव, आपके बेटे की शादी 4 साल पहले हो गई है और 4 साल पहले शौर्या सिर्फ 13 साल की थी, तो आई डोंट थिंक कि आप उसे अपनी बहू बना पाती। और अभी उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि शौर्या का पहले हो बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मृणाल जी ने कहा, और उनकी बात सुनकर मिसेस राव मुस्कुराते ही शरारती नजरों से शौर्या को देखने लग गई। हाँ, कौन है वो लकी लड़का जो इस बेशुमार खूबसूरती का हकदार है? आई मस्ट से वो भी बहुत हैंडसम होगा, तभी तो इतनी प्यारी गुड़िया उसे मिली है। मिसेस राव शौर्या को चिढ़ाते हुए बोली और उनकी बातें सुनकर शौर्या के गाल ब्लश करने लग गए। उसे ऐसे देखकर तो वो उसे और छेड़ने लग गई। उन तीनों को देखकर एक दूसरे हाई सोसाइटी की लेडीज भी वहां आ रहे थे। वेल, वो तो जल भून उठे थे शौर्या की खूबसूरती से भी, और मृणाल जी से भी। एशिया की सेकंड रिच फैमिली होने की वजह से काफी सारी बाकी लेडीज मृणाल जी की किस्मत से जलती थी, और अब उनके साथ ये लड़की भी आई है तो कहीं ना कहीं शौर्या भी उनके जलन का हिस्सा बन गई थी। मगर फिर भी वो अपने इमोशन छिपाने में काफी एक्सपर्ट थे और प्यार से उन दोनों से आकर बातें कर रहे थे। मिसेस मृणाल, ठीक है कि शौर्या फैमिली है, लेकिन ऐसा कौन सा रिश्ता है आपका उसके साथ? जरा हमें भी तो बताइए, मिसेस शर्मा ने वहां आते हुए कहा, और एक नजर शौर्या को देखा। उनकी नजरों में अजीब सा भाव था और साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें शौर्या बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वो उनकी दोनों बेटियों को रिश्ता बुंदेला जगह दोनों बड़े बेटों के साथ करना चाहती थी, और अब शौर्या का आना उन्हें लग रहा था कि शौर्या उनके बेटियों का हक छीन रही है। बहुत से भी बहुत स्पेशल रिश्ता है मिसेस शर्मा, एंड डोंट वरी, कुछ दिनों में ही हम स्पेशल पार्टी अरेंज करेंगे शौर्या के लिए, तब ये रिश्ता आप सबको समझ आ जाएगा। बस तब तक आप वेट कीजिए। मृणाल जी अच्छे से जानती थी मिसेस शर्मा के इरादों को और उनके दोनों बेटियों को भी। अगर वो दोनों लड़कियां थोड़ी सी भी अच्छी होती तो मृणाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दोनों लड़कियां बहुत ही बिगड़ी हुई थी और दो मुंह की भी थी। उनके सामने तो बहुत अच्छी बनती, लेकिन असल में उन दोनों के पास जरा सी भी तमीज नहीं थी। सो मृणाल जी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हम मिसेस शर्मा ने किसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा और फिर से इधर उधर के बातों में लग गई। उनकी बतेकम और उनके दोनों बेटियों की तारीफ ही ज्यादा लग रही थी। इस वजह से सब बोर हो गए थे। सिर्फ मिसेस शर्मा ही नहीं, बाकी सोसाइटी की 1-2 और लेडीज भी थी जो चाहती थी कि उनके बेटियों का बाप बुंदेला फैमिली से जुड़े। सो उन्होंने भी मृणाल जी को हिंट देने की और अपनी बेटियों की तारीफ करने की कोई कमी नहीं रखी। मिसेस राव, और कितना अवकात है ऑक्शन में? क्या अब तक पूरे गेस्ट नहीं आए हैं क्या? मृणाल जी ने थककर मिसेस राव से पूछ ही लिया और उनका जवाब सुनकर किसी तरह से मुस्कुराए। और आधा घंटा बाकी था ऑक्शन शुरू होने में, तो तब तक उन्हें इन सबको सहना ही था। वैसे मिसेस राठौड़ अभी तक नहीं आई, एक लेडी ने सवाल किया और बाकी के दिमाग में भी वही सवाल आया। हम राठौड़ फैमिली का कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या बात है मिसेस राव, लगता है आपके कनेक्शन थोड़े कम हो रहे हैं। तभी तो देखिए ना, राठौड़ फैमिली के एक भी मेंबर यहाँ नहीं आए हैं, मिसेस सिन्हा ने टोंट करते हुए कहा, और मिसेस राव गुस्से से उन्हें घूरने लग गई। कनेक्शन का कोई मसला नहीं है मिसेस सिन्हा, हमारे कनेक्शन तो अभी तक स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन लगता है आपके कनेक्शन ही थोड़े वीक हो गए हैं। तभी तो आपको पता नहीं है कि राठौड़ फैमिली के कोई भी मेंबर यहाँ नहीं है सिवाय अभिमन्यु राठौड़ के, और ये बात तो तुम सब जानते हो ना कि अभिमन्यु को ऐसी पार्टी में आना पसंद नहीं है, सो इसीलिए वो नहीं आया है, मिसेस राव ने कहा। और मिसेस सिन्हा किसी तरह से मुस्कुराए और फिर बहाना बनाकर वहां से चली गई। 5-1 मिनट में मृणाल जी ने भी बहाना बनाया और शौर्या को लेकर एक साइड आ गई। मम्मा, अभिमन्यु के फैमिली कहाँ है?
मैं भी एक बार भी उनसे नहीं मिली हूँ, वो यहाँ नहीं रहते क्या? शौर्या ने बैक टू बैक सवाल किए। अभिमन्यु के पुराने घर पर वो रह रही थी, तब भी अभिमन्यु वह अकेला ही रहता था, और फिर बाद में जब उसने शिफ्ट कर दिया था उसके बाद भी उसके घर पर उसके कोई खास फैमिली मेंबर्स नहीं आए थे। उसके साथ शौर्या सब कुछ भूल जाती थी, सो उसने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उन सब की बात निकली ही थी तो उसे मृणाल जी पूछना ही बेहतर लगा। ऐसा नहीं है बच्चू, वो यही रहते हैं, लेकिन तुम्हें पता ना हो तो बताओ कि अभिमन्यु के दादू और दादी राजस्थान में उनके पुश्तैनी हवेली में रहते हैं, और उसके चाचा चाची और उनके फैमिली भी वही रहती है। और रहा सवाल उसके मोम डैड का, तो वो दोनों वर्क टूर पर गए, तुम जानती हो। हम चारों ने एक साथ ही अपने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली थी और सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डालकर हम फ्री हो गए थे। मैं और तुम्हारे डैड भी वर्क टूर करके आ गए हैं। और अभिमन्यु के मोम डैड जरा लेट गए थे, और साथ ही में पता नहीं कनक को अभिमन्यु की मोम कौन सा आइलैंड इतना पसंद आ गया कि वो वही रुक गई है और वही अपने हॉलीडे एंजॉय कर रही है। मृणाल जी धीरे से शौर्या से बोली, वो दोनों कहाँ है? ये बात सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी को भी पता नहीं थी, चूंकि बुंदेला जब उनके काफी करीब थे और वो बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने ये बात उन्हें बताई थी। और रहा सवाल तुमसे मिलने का, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया है कि तुम हमें मिल गई हो, और ये बताना तो दूर ही बात है कि जल्दी ही तुम उनके घर की बहू बनने वाली हो। वो जब वापस आएंगे ना, तब खुद तुम उनसे मिल लेने और अभिमन्यु से तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी कहना। देखना उन दोनों के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे होंगे, यू कैन नो। मृणाल जी उसे और भी उनके बारे में इतने लग गई, और उनकी बात सुनकर शौर्या को हल्की सी शर्म भी आने लग गई। आजकल अभिमन्यु के नाम से ही उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी होती थी और उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहां बज रहा म्यूजिक चेंज हो गया और बाद में एक काफी प्यारी धुन उन्हें सुनाई देने लग गई। शौर्या की नजरें भी उस ओर गई और उस लड़की को देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। मम्मा, वो लड़की कौन है? शौर्या ने मृणाल जी से पूछा। ये वही लड़ी थी जो अभी थोड़ी देर पहले शौर्या को घूर रही थी। वैसे तो चिका ने अब तक उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, लेकिन वो पार्टी में थी, अरु सबसे बातें कर रही थी, सो उसे चिका से पूछने का वक्त ही नहीं मिला। वो लारा है शौर्या, लारा सिंघानिया ग्रुप के ओनर के बेटी। अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मृणाल जी बोलिया, और शौर्या ने उनके तरफ देखा। आपको क्यों पसंद नहीं है वो? शौर्या का सवाल यह मृणाल जी को समझा नहीं कि वो क्या कहे। चैप्टर 62 लारा को पढ़ा था पढ़। अभिमन्यु को पसंद करती है वो, और कनक के दिल में भी उसने अपनी अच्छी जगह बना ली है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कनक उसे अपनी बहू बनाएंगी। शौर्या बच्चे वैसे कनक सोच रही थी उसे उसकी बहू बनाने का, लेकिन अभिमन्यु उसकी तरफ देखता भी नहीं है, सो कनक ने अभिमन्यु को थोड़ा वक्त दिया है। अगर तब तक उसने कोई लड़की ढूंढ ली तो ठीक, वरना वो लारा के साथ उसकी शादी के बारे में जरूर सोचेंगी, बट आई डोंट थिंक कि अब उसकी कोई जरूरत होगी, मृणाल जी ने कहा, और शौर्या किसी तरह से मुस्कुराए। अभिमन्यु की होने वाली वाइफ, ठीक है ये फिक्स नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नाम तो जुड़ा ही था ना अभिमन्यु के साथ, इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। ये मुझे इस तरह से घूर रही थी, क्या उसने मुझे और मन को एक साथ देख लिया, इसी वजह से वो मुझसे नफरत कर रही है? क्या ऐसा ही क्या? शौर्या के दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लग गए और उसका जवाब उसे जल्द ही मिल गया। वो लड़की लारा जो अब तक पियानो बजा रही थी, अचानक से उसकी नजरें शौर्या की तरफ आ गई और उसने उसे घमंड से देखा, जैसे नजरों से ही कह रही हो कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, और बस उसकी ये नजरों और शौर्या के दिमाग में उसके लिए तैयार हुआ गुस्सा और भी बढ़ गया। वाह, बहुत खूब पियानो बजाया है तुमने लारा, मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद कोई भी तुम्हें किसी भी चीज में टक्कर नहीं दे सकता है, मेरी प्यारी बेटी। लारा की मोम ललिता सिंघानिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, और अगले ही पल बाकी सब भी लारा के तारीफों के पुल बांधने लग गए। सिंघानिया जा की पोजीशन और राठौड़ के साथ उनके जुड़ते कनेक्शन, साथ ही में लारा और अभिमन्यु का नाम साथ में आना, सबको यकीन था कि जल्दी ही वो दोनों फैमिली रिश्तेदारी में बंध जाएंगी। सो फिर क्या, हर कोई उसकी तारीफ करने लग गया। वेल, वो तारीफ के लायक थी भी, दिखने में भी अच्छी थी और साथ ही में उसमें दूसरी भी अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन इनके साथ साथ उसमें सबसे बड़ी कोई कमी थी, तो वो थी उसका घमंड, उसका गुस्सा और दूसरों को खुद से कम रखने की आदत। वो सभी को अपने पैर के जुत्ती के जैसा ही समझती थी। हम सच में मिसेस सिंघानिया, आप बहुत लकी है कि आपके पास लारा जैसी प्यारी बेटी है, काश मेरे पास भी ऐसी ही एक बेटी होती। एक और गेस्ट में लारा की तारीफ करते हुए कहा और मिसेस सिंघानिया के आगे आगे करने लग गई। वेल, ये ऐसी तारीफ मृणाल जी ने काफी बार सुनी हुई थी और उन्हें उन तारीफों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। आखिर उनकी बेटी जो उनके पास नहीं थी, लेकिन अब उन्हें ये बात बहुत चुभ गई। उनकी बेटी आज उनके साथ थी और वो भी किसी भी मामले कम नहीं थी। वो यहाँ मौजूद सबसे खूबसूरत थी और प्यारी भी। उन्होंने मुंह बनाते हुए उन्हें देखा और उनकी रिएक्शन देखकर शौर्या मुस्कुरा उठी। मम्मा रिलैक्स, इतना क्यों जेलस हो रही है आप? शौर्या उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली। मृणाल जी ने उसकी बात सुनकर जो रिएक्शन दिया ना, उसे देखकर तो उसे और हंसी आ गई और वो धीरे से हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी ने लारा का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया और उसे लगा कि शौर्या उस पर ही हंस रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? लारा ने गुस्से से शौर्या की तरफ पॉइंट करते ही सवाल किया, लेकिन शौर्या का ध्यान अभी उसकी खूबसूरत मुंह पर था जो बच्चे की तरह जेलस हो रही थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और लारा को लगा कि वो लड़की न सिर्फ उस पर हंस रही है बल्कि वो उसे इग्नोर भी ला रही है। ये लड़की, इसने पहले मेरे अभी को मुझसे छिना और अब मुझे घमंड दिखा रही है, मुझ पर हंसकर मुझे इग्नोर कर रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो कनक आंटी भी ना जाने कहाँ जाकर बस गई है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। बस एक बार मेरी और अभिमन्यु की शादी हो जाने दो, फिर मैं एक एक करके सभी को देख लूंगी और इस लड़की को तो अभी सबक सिखाती हूँ मैं। लारा ने दिल ही दिल कहा और नफरत भरी नजरों से शौर्या को देखने लग गई। बाकी सबकी नजरें भी लारा पर और शौर्या पर टिकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लारा आने अचानक ऐसे क्यों कहा, और जब उन्होंने शौर्या को देखा तो उसे यूं प्यारा हंसता हुआ देखकर वो सब देखते ही रह गए। ये इतनी ज्यादा प्यारी है कि मैं इस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। लगभग सभी के दिल में कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन थे और सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। शौर्या की खूबसूरती ने उन सभी पर बहुत ही गहरा जादू कर दिया था। तुम लड़की, मैं तुम न से बात कर रही हूँ।
लारा ने जोर से चीख कर कहा और 2-3 कदम शौर्या की तरफ चली गई। उसे लगा था कि उसके सपोर्ट में वहां मौजूद लोग कुछ कहेंगे और शौर्या को बुरा भला कहकर उसकी इंसल्ट करेंगे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा और उसे और भी गुस्सा आ गया। सो वही कुछ कदम उसके पास चली गई। एक्सक्यूज मी, शौर्या और मृणाल जी दोनों चौंक गई थी उसकी आवाज से। वो दोनों तो उनकी दुनिया में मशगूल थी और ना जाने कहां से ये टपक पड़ी और इतना बेसुरा चीख कर उनके प्यारे से पल को खराब कर रही थी। तुम, शौर्या को यूं अनजान बनता हुआ देखकर लारा और भी गुस्सा हो गई और वो कुछ बुरा बोलने ही वाली थी कि तब तक मृणाल जी एक कदम आगे आ गई। माइंड योर वर्ड्स लारा, अगर एक भी बुरा वर्ड तुमने मेरी शौर्या के खिलाफ बोला ना तो याद रखना ये मृणाल बुंदेला तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मृणाल जी ने कोल्ड लहजे में धमकी देते ही कहा और उनकी धमकी सुनकर वह मौजूद हर कोई कांप उठा। मृणाल, ये बच्चों के बीच की बात है, तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रही हो? इन्हें ही संभालने दो उनका मामला, मिसेस सिंघानिया ने कहा और मुस्कुरा आकर उनकी तरफ देखा। विल, वो ये बात अच्छे से जानती थी कि बुंदेला जिससे दुश्मनी मोल लेना उन्हें भारी पड़ सकता है और काफी मामले में ये भी चांस थे कि अगर राठौड़ को उनके बीच का तनाव फील हुआ तो डेफिनेटली वो उनके बजे बुंदेला जगह ही साथ देंगे। सो उन्होंने उनके साइड से एक कदम पीछे लिया। चैप्टर 63 कॉल अभिमन्यु। बच्चों के बीच की बात। मिसेस सिंघानिया, लगता है आपकी अनकहे और कान दोनों खराबा हो गए हैं। बच्चों के बीच की बात तब होती जब दोनों एक दूसरे से कुछ कहते या फिर एटलीस्ट एक दूसरे से टकराते, फिर समझ में आ जाता कि किसी तरह के मनमुटाव की वजह से वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। मेरी शौर्या तो तुम्हारी इस बेटी को जानती भी नहीं है और उसके बावजूद ये उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। लुक्स की तुमने उसकी परवरिश ठीक से नहीं की है। मृणाल जी ने बड़े ही ठंडे लहजे में स्ट्रिक्ट लफ्जों के साथ कहा और मिसेस सिंघानिया गुस्से से उनके तरफ देखने लग गई। शौर्या के ओठों पर भी एक घमंड भरी स्माइल थी। वेल, नो डाउट कि वो चारों, शौर्या और उसके तीनों भाई, उनके मोम की वजह से ही इतने स्ट्रोंग थे। उनके जीन्स उन सब के अंदर आए थे। मिसेस बुंदेला, आप मेरी परवरिश पर ऐसे ही कैसे जा सकती है? और पता नहीं कौन से कहां से आई है ये लड़की, उसके लिए हमारे खिलाफ हो सकती है। ठीक है कि आपकी फैमिली होने वाली है ये, लेकिन अभी तक ही भी तो नहीं है। मिसेस सिंघानिया वैसे तो बहुत गुस्सा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जरा सा अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए कहा, और नहीं तो क्या आंटी, इस लकड़ी को तो इतनी भी तमीज नहीं है कि कहाँ कैसे बिहेव किया जाए, और आप उसके लिए हमसे लड़ रही है। ये जो छोटे घर की लड़कियां होती है ना, वो अपनी हद हमेशा ही क्रॉस करती है। इन्हें उंगली क्या अड़े दो, ये हाथ पकड़कर सीधा सर पर ही चढ़ जाती है। मैं तो ये कहूंगी कि आप इस जैसे बेशर्म लड़की। लारा गुस्से से उसके अंदर छिपी नफरत निकाल ही रही थी कि उतने में उसके गाल पर किसी ने तेज तमाचा जड़ दिया और उसका चेहरा एक साइड हो गया। लारा को ये तमाचा मारने वाली कोई और नहीं बल्कि शौर्या ही थी। वो कैसे किसी को अपने खिलाफ कुछ भी बोलने दे सकती थी? उसकी इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं था, और वो इतनी शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई भी उसे आकर कुछ भी कहे और वो चुपचाप सह ले। इससे पहले भी शौर्या जहाँ थी उस आइलैंड पर, वहाँ उसे सबसे ज्यादा इज्जत मिलती थी। हाँ ठीक है कि वो एक गुलाम थी जिसे उन लोगों ने बनाया था। उन लोगों की एक्सपेरिमेंट की वजह से भले ही उसका आईक्यू भी बढ़ने में मदद हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो सभी उसके साथ उतनी ही इज्जत से पेशा आते थे और उससे इज्जत से ही बात करते थे। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं, बल्कि शौर्या का आईक्यू बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज था और उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत वहाँ कोई भी नहीं करता था। फिर अब भले वो कैसे खुद की इंसल्ट होते हुए बर्दाश्त कर सकती थी। तुम्हारी हिम्मत। लारा को बहुत गुस्सा आया जब शौर्या ने उसे थप्पड़ मारा, तो आज तक उसे किसी ने नहीं मारा था। मारना तो दूर, आज तक किसी ने भी उससे तेज आवाज में बात तक के नहीं की थी, ना ही उसके घर वाले और ना ही बाहर का कोई। हर कोई उसके सामने झुकता था और उसकी हर एक बात मानता था, और आज उसे उसके नजरों में कोई भी क्लास ना रहने वाले लड़की ने थप्पड़ मारा था। गुस्सा तो उसे आना ही था और इसी गुस्से में वो कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही एक और थप्पड़ उसके गाल पर आ लगा। अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, क्योंकि अगर इस बार मैंने मेरी शौर्या के खिलाफ कुछ भी सुना ना, तो मैं तुम्हें जन से मर दूंगी। ये कहने वाली कोई और नहीं बल्कि मृणाल जी थी। वो सिर्फ उनके फैमिली और बच्चों के सामने स्वीट सी प्यारी सी लेडी, एक अच्छी पत्नी और बहुत प्यार करने वाली मोम थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो उतनी ही बुरी थी जितनी उनके फैमिली के लिए अच्छी। मिसेस बुंदेला, मिसेस सिंघानिया अब खुद को नहीं रोक पाए और आगे आकर उन्होंने लारा को खुद के पीछे ले लिया। मिसेस बुंदेला, आप मेरी बेटी को इस तरह से नहीं मार सकती है, मिसेस सिंघानिया ने गुस्से से कहा। हॉल्की वो डर तो रही थी मृणाल जी से, लेकिन फिर भी उनके बेटी से ज्यादा वो डर नहीं था, और तब तो बिल्कुल भी नहीं था जब वो जानती थी कि जल्दी ही उनके बेटी अभिमन्यु राठौड़ जैसे ताकतवर और रिच इंसान की वाइफ बनने वाले हैं। क्यों नहीं मार सकती हूँ? जब तुम्हारी बेटी मेरी शौर्या को कुछ भी बोल सकती है, उसके साथ बिना वजह बदतमीजी कर सकती है, तो मैं उसे मार क्यों नहीं सकती? मृणाल जी का सवाल, और मिसेस सिंघानिया उसे घूर कर देखने लग गई। ये लड़की, सब इस लड़की के वजह से हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लारा एक के सर पर उसका गुस्सा सवार हो गया था और वो शौर्या की तरफ बढ़ी ही थी कि शौर्या ने फिर से उसे थप्पड़ मार दिया, और इस बार इतनी जोर से मारा था कि लारा तुरंत नीचे गिर गई और उसके गाल पर बुरी तरह से शौर्या के हाथ के निशान उमड़ आ गए। इतना ही नहीं, उसका ओठ भी फट गया था और वहां से खून निकलना शुरू हो गया था। मेरे तरफ कोई नजरें उठाकर भी देखे, ये मुझे मंजूर नहीं है, एंड यू डेयर टू स्लैप मी, शौर्या ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। उसके पास से वो क्यूट स्वीट लड़की वाला ऑरा चला गया था और एक अलग सी ठंडे ऑरा ने उसकी जगह ले ली थी। उसे देखने वाले सभी अंदर तक सिहर गए और उन्हें एक अलग सी ठंड का एहसास होने लग गया जिससे वो डर रहे थे। शौर्या बेटा, रिलैक्स हो जाओ। मिसेस बुंदेला, मिसेस सिंघानिया प्लीज। मिसेस राव और कोई भी तमाशा नहीं होने देना चाहती थी, इस वजह से वो वहां गई और उन्होंने सबको रोकते हुए कहा, मिसेस राव, आप मुझे कह रही है, क्या आपने देखा नहीं कि इस लड़की ने मेरे बेटी के साथ क्या किया है? और मिसेस बुंदेला भी उसका ही सपोर्ट कर रही है, ये गलत नहीं है क्या? मिसेस सिंघानिया ने कहा और मिसेस राव सर्द नजरों से उन्हें देखने लग गई।
शुरुआत लारा ने की थी। मिसेस सिंघानिया, शौर्या बेटा आराम से मिसेस बुंदेला के साथ थी और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे लारा की इंसल्ट हो या फिर उसे कोई तकलीफ हो। ये लारा ही थी जो बिना वजह के शौर्या से उलझ गई और उसकी इंसल्ट करने लग गई। मिसेस राव ने साफ तौर पर कह दिया उन्हें मिसेस सिंघानिया का कोई डर नहीं था। हाँ, तब तक जब तक राठौड़ फैमिली में से यहाँ कोई आना जाए, वरना उनके सामने भी सिंघानिया कुछ इतने खास नहीं थे। मिसेस राव मिसेस सिंघानिया को समझा ही नहीं कि वो क्या कहे। ओह, लगता है आंटी आपको अब मेरी पहचान से कोई डर नहीं रहा है। मैं राठौड़ फैमिली की होने वाली बहू हूँ, अभिमन्यु राठौड़ की होने वाली वाइफ, और ये जानने के बावजूद भी आप मुझसे उलझ रही है। इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेंगी। लारा गुस्से से बोली। भले ही अभिमन्यु उसकी तरफ देखता भी ना हो, लेकिन उसके मोम डैड, उसके दादा दादी, उन सभी ने उससे पहले से उनकी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और इसकी वजह अभिमन्यु ही था। वो इतना कोल्ड था कि उसके इर्द गिर्द कोई भी लड़की नहीं आती थी और कहीं से किसी लड़की ने हिम्मत करके उसके पास आने की कोशिश भी की तो अभिमन्यु उसे कहाँ गायब कर देता था। किसी को पता नहीं चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके घर वालों ने मान लिया था कि अभिमन्यु खुद से तो किसी लड़की को अपनाएगा नहीं, तो उन्होंने लारा को उसके लिए चुन लिया और अभिमन्यु से प्रोमिस लिया कि वो लारा को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसे कुछ वक्त भी दिया था। अगर इस बीच उसने किसी लड़की को पसंद किया तो ठीक, वरना उसे एक वक्त के बाद लारा से शादी करनी ही होगी। और बस उसी बात पर लारा इतनी अकड़ रही थी। अभिमन्यु, शौर्या ने उसका नाम सवालिया टोन में लिया। कॉल हिम, और अगले ही पल लारा उसे कह दिया कि वो उसे बुलाए। वो एक तरह से ऑर्डर दे रही थी उसे, या फिर क्या वो उसे चैलेंज कर रही थी। चाहे जो भी हो, इस वक्त शौर्या की हिम्मत देखकर सब हैरान थे। ये लड़की आज ही उनकी शकल में आई थी। वो कौन थी, कहां से आई है, ये सारी बातें कोई भी नहीं जानता था। और इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत कि वो सीधा अभिमन्यु राठौड़ का नाम ले, उसकी होने वाले वाइफ से पंगा ले। सबको लग रहा था या तो शौर्या काफी घमंडी है या फिर पागल है जो खुद ही उसकी बर्बादी को बुला रही है। व्हाट डिड यू सेड, लारा ने हैरानी से कहा और मिसेस सिंघानिया के ओठों पर भी उसकी बात सुनकर शातिर मुस्कान आ गई। आई सेड कॉल अभिमन्यु, शौर्या ने कहा और जालर एक चेयर पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई। उसका एटीट्यूड देखकर सब हैरान तो थे ही, लेकिन उतना ही पछता भी रहे थे। उन्हें उसके लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर अभिमन्यु यहाँ आ गया तो उसके बाद शौर्या के साथ बहुत बुरा होने वाला था। विल ये सब उनकी सोच थी, सच्चाई उन्हें क्या पता थी। चैप्टर 64, शिवेश और कनक राठौड़। हाँ लारा, अभिमन्यु को कॉल करके बुलाओ, या फिर एक काम करो, तुम सीधा कनक को कॉल करो। इतनी सी बात के लिए अभिमन्यु को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। तुम कनक को भी कॉल करो, मिसेस सिंघानिया ने कहा और फिर जानबूझकर कनक अभिमन्यु की मोम को कॉल करने के लिए बोल दिया। वो जानती थी अभिमन्यु उनके बेटी को जरा भी भाव नहीं देता है, वही कनक उस पर अपनी जान निछावर करती है, सो उसने कनक जी को ही कॉल करने के लिए बोल दिया। और लारा ने किया भी वैसे ही। उसने कनक जी को कॉल करके यहाँ की सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी और ये भी बताया कि शौर्या ने किस तरह से अभिमन्यु की इंसल्ट की, वो भी एक बार नहीं बार बार। वो भी ये बात अच्छे से जानती थी उसकी इंसल्ट का असर कनक जी पर पड़ेगा, लेकिन इतना उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही अगर उसने उन्हें ये बता दिया कि शौर्या ने उनके बेटे अभिमन्यु की इंसल्ट की है, वो बहुत गुस्से में आ जाएंगी और इस बात का पूरा फायदा उसने उठाया। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी और शौर्या को पूरी तरह से उन सभी के पूरे राठौड़ फैमिली के नजरों में गिराना चाहती थी। कुछ ही मिनट बाद कनक राठौड़ का कॉल मिसेस राव को आ गया और उस कॉल को देखकर वो एक पल कंफ्यूज हो गई। ऐसा नहीं था कि वो कनक जी से डरती थी, बिजनेस वर्ल्ड में उनकी पोजीशन भी काफी ऊंची थी और उनके पोजीशन को आसानी से गिराया नहीं जा सकता था, बट फिर भी हर कोई जितना हो सके उतना अभिमन्यु राठौड़ से दुश्मनी ना मोल लेने की ही कोशिश करते थे। मिसेस राठौड़, आखिर में मिसेस राव ने उनका कॉल उठा ही लिया। उन्हें लगा कि शायद जब वो मिसेस बुंदेला मृणाला जी से बात करेगी तब उनका गुस्सा कम हो जाए। मिसेस राठौड़, उस बच्ची ने कुछ भी नहीं किया है और वो मिसेस मृणाल बुंदेला के साथ आई है, आप उनसे बात कर सकती है, मिसेस राव ने साफ साफ तौर पर कह दिया और अगले ही पल उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके तुरंत बाद मृणाल जी का कॉल रिंग होने लग गया। मृणाल जी वहां से दूर चली गई और उन्होंने उनका कॉल रिसीव किया। कनक, शौर्या मेरी बेटी है, मेरी वही बेटी जो सालों पहले हमसे बिछड़ गई थी और हमें लगा था कि वो अब नहीं रही है, लेकिन किस्मत का हकेल तो देखो वो हमें मिल गई और तुम जानती हो वो किसकी वजह से मिली है, अभिमन्यु की वजह से। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मृणाल जी ने कनक जी के कुछ बोलने से पहले ही सारी बातें उन्हें शॉर्ट में बता दी और कनक जी को सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे। ये सच था कि मिसेस सिंघानिया कनक जी की काफी अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन मृणाल जी वो उनके लिए उनकी बहन थी। और अब जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या और कैसे रिएक्ट करे। तुम्हारी बेटी, कनक जी ने फिर एक बार कंफर्म करने के लिए सवाल किया। हाँ मेरी बेटी, शौर्या बुंदेला, मृणाल जी का कहना, और कनक जी फिर एक बार चुप हो गई। मृणाल, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी और ये तुम्हारी बेटी की पहली गलती है, इस वजह से मैं उसे माफ भी कर दूंगी, लेकिन अगली बार उसने मेरे अभिमन्यु के बारे में कुछ कहा तो याद रखना, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। कनक जी ने साफ तौर पर कह दिया। अभिमन्यु की बेइज्जती करने वाले किसी को भी, वो फिर चाहे लड़की हो या कोई लड़का, चाहे जो कोई भी, कनक जी उसे माफ नहीं करने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने सुना को शौर्या मृणाल जी की खोई हुई बेटी है तो उनके फ्रेंड के लिए उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया। लेकिन शौर्या की छवि उनके नजरों में उतर चुकी थी। उन्हें लगा था कि शौर्या एक बहुत हो घमंडी लड़की थी और उसका घमंड उसके अमीर माँ बाप के पास आने की वजह से और बढ़ गया था। जाहिर था अब कोई इतना सारा पैसा पॉवर देखनेगा तो उसमें घमंड तो आना ही था। शौर्या भी ये सब कुछ देखकर बिगड़ गई थी और उसके पॉवर का गलत यूज कर रही थी। यही सोच उनकी शौर्या के बारे में बन गई और कहीं ना कहीं ये बात मृणाल जी को भी समझ में आ गई। कनक, शिवेश भाई वहाँ है क्या, मृणाल जी ने अचानक से सवाल किया और कनक जी एक पल चुप हो गई। हाँ मृणाल बोलो, ये शिवेश राठौड़ की आवाज थी, अभिमन्यु के डैड, जो कि मृणाल जी को उनकी छोटी बहन की तरह मानते थे।
शिवेश भाई, अभिमन्यु यहाँ कुछ देर में आता ही होगा एंड आई वांट कि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो आप दोनों अपनी आंखों से देखो। ना ही मैं मेरी बेटी के लिए कोई सफाई दूंगी और ना ही लारा के खिलाफ कुछ कहूंगी। आई कनो कि आप दोनों लारा को पसंद करते हैं और आप दोनों ने उसकी बुरी आदतों को भी अपना लिया है, बट उसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ होने वाला सब कुछ अपने आंखों देखे। फोर्स नहीं करूंगी बट रखती हूँ अब, मृणाल जी ने कहा और फिर कॉल कट करके शौर्या के पास वापस आ गई। कनक, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? शिवेश ने कनक जी से सवाल करते हुए कहा और वो थोड़ी हैरान, थोड़ी कंफ्यूज होकर उनके पास देखने लग गई। वो जानती थी कि लारा थोड़ी बिगड़ी हुई है, उन्होंने उसके बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी थी, लेकिन ये भी सच था कि लारा अभिमन्यु से सच्ची मोहब्बत करती थी और वो अमीर थी और उतनी ही खूबसूरत भी, तो थोड़ा घमंड तो चलता ही है ना। यही सोचकर उन्होंने लारा की गलतियों का और उन सारे अफवाहों को नजरअंदाज कर दिया था। मैं नहीं जानती, बट मृणाल ने कहा कि अभिमन्यु उसे पसंद करता है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, शिव, कनक जी ने कहा और कुछ देर तक सोचने के बाद शिवेश जी ने वहां के सीसीटीवी हैक कर लिए। वो एक बहुत बड़े हैकर थे और उतने ही जीनियस भी, सो उनके लिए वह की फुटेज हैक करना कुछ सेकंड्स का ही काम था। चैप्टर 65, अभिमन्यु की एंट्री। वही दूसरी और लारा दिल ही दिल बहुत खुश हो रही थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि कनक जी शौर्या को कैसे सबक सिखाएंगी, लेकिन इस बात का उसे यकीन था कि वो उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगी। आखिरी उस शौर्या ने उन्हें एक बेटे की इंसल्ट जो की थी, वो शौर्या के तरफ देखते ही दिल मुस्कुरा रही थी और उसकी बर्बादी की दुआ कर रही थी। क्या अभिमन्यु यहाँ नहीं आने वाले हैं? शौर्या ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया और लारा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गई। तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी औकात नहीं है अभिमन्यु का नाम अपने जुबान पर लेने की, इसीलिए आइंदा से तुमने उसका नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लारा ने कहा। उसका दिल तो शौर्या को बुरी तरह से पीटने का कर रहा था। शिवेश जी ने भी जल्दी ही सीसीटीवी हैक कर लिए थे और उनकी नजरें इस वक्त लारा और शौर्या पर थी। वो दोनों शौर्या को बस देखते ही रह गए। सच में जितना उन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी शौर्या। ये खूबसूरत है और शायद इसी वजह से घमंडी भी। कनक जी ने शौर्या की तारीफ तो की ही, लेकिन उन्हें लगा कि उसके इसी खूबसूरती की वजह से वो घमंडी भी है। उनकी बात सुनकर शिवेश जी ने उसके तरफ देखा। वेल, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसे घमंडी नहीं होना चाहिए, उसका नेचर उसका अपना मसला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक वो मेरे बेटे की इंसल्ट ना करे। कनका जी ने साफ तौर पर कह दिया। किसी को जज करने की आदत नहीं थी उन्हें। आफ्टर ऑल हर किसी को अपने मन के मुताबिक जीने का हक था और उनका मानना भी यही था कि जिसे जैसा जीना है, जैसा बर्ताव करना है वो करे। बस बात उनकी फैमिली पर, उनके बेटे पर नहीं आनी चाहिए थी। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनके फैमिली को, स्पेशली उनके बेटे को कुछ कहे वो उनसे बर्दाश्त नहीं था। कनक, जाने दो, शिवेश जी उनसे अखना तो बहुत कुछ चाहते थे पर फिर वो चुप हो गए और फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लग गए। शौर्या अब भी उतने ही एटीट्यूड के साथ वह बैठी हुई थी। मृणाल जी भी उसके पास आकर रुकी थी और वो अभिमन्यु के आने का इंतजार कर रही थी। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और अगले 5 मिनट के अंदर ही अभिमन्यु वहां आ गया। क्या कनक आंटी ने अभिमन्यु को मेरे लिए यहाँ भेजा है? शायद ऐसा ही होगा, अब मैं इस लड़की को देखती हूँ, लेकिन क्या उन दोनों के बीच सच में रिलेशन होगा? लारा अभिमन्यु को देखकर काफी खुश हो गई थी। पहले भी कई बार कनक जी के कहने पर अभिमन्यु ने उसे सपोर्ट किया था, भले ही उसने उसका साथ न दिया हो, लेकिन वो उसके अगेंस्ट भी नहीं था। सो उसे देखकर लारा को एक उम्मीद जगी, लेकिन फिर उसे शौर्या और अभिमन्यु का एक साथ होना याद आया और उसकी उम्मीद डगमगाने लग गई। अभी लारा अपने चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन लेकर उसके पास आ गई। अरु उसका हाथ पकड़ने को ही हुई थी कि अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया और शौर्या की तरफ अपने कदम बढ़ने लग गया। अभिमन्यु, लारा गुस्सा हो गई उसकी इस हरकत से और उन्हें देखने वाली कनक की आंखें भी छोटी छोटी हो गया। क्या सच में मृणाला जैसे कह रही थी वैसे अभिमन्यु को शौर्या में इंटरेस्ट है? उन्होंने शिवेश जी से ही सवाल किया। पहले उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, कैसे भरोसा होता उन्हें। वो जानते जो थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा रोमांटिक इंसान है, वो इतना बोरिंग है कि वो लड़कियों को अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। वो ये बात खुलकर कहना नहीं चाहते थे कि, लेकिन कभी कभी उन्हें शक भी हो जाता कि कहीं उनके बेटे को लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं, बट फिर भी वो बेचारे अपने दिल को तसल्ली दे देते कि वैसा कुछ भी नहीं है। और यही वजह थी कि वो लारा को लेकर उसके पास जिद कर रहे थे। बट अब अभिमन्यु को सीधा शौर्या की तरफ जाता हुआ देख उन दोनों की भुर्जी ऊपर हो गई। प्रिंसेस, आर यू ओके? अभिमन्यु की वो फिक्र भरी आवाज और यहाँ शिवेश जी चेयर से नीचे गिरते गिरते बच गए। ये तुम्हारा बेटा ही है ना कनक? शिवेश जी ने सवाल किया और कनक जी उन्हें घूर कर देखने लग गई। वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि क्या उसने उस लड़की को प्रिंसेस कहकर पुकारा? कनक जी ने सवाल किया और शिवेश जी जल्दी से उठकर वापस चेयर पर आ गए और स्क्रीन की तरफ गौर से देखने लग गए। हम शौर्या ने धीरे से कहा और लारा की तरफ देखा। चैप्टर 66, इसके बजाय क्या? मन, वो लड़की कह रही थी कि मुझे हक नहीं है आपको आपने नाम से पुकारने का। शौर्या के ये लफ्ज और अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर लारा की तरफ देखा। अभी जब वो शौर्या की तरफ देख रहा था तब उसके चेहरे पर कितने प्यार भरे शांत एक्सप्रेशन थे और वही लारा एक तरफ देखते वक्त उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन किसी डेविल की तरह हो गए। अभी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और तुमने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा? लारा गुस्से से पागल हो गई थी। अभिमन्यु का यहाँ आना, उसे इग्नोर करना, शौर्या को प्रिंसेस कहना और उसके तरफ देखने वाली नजरें, सब कुछ कितना सॉफ्ट स्मूथ प्यार भरा था। और वही जब उसने उसकी तरफ देखा तो कितनी रूखे गुस्से भरे एक्सप्रेशन दिए। गुस्सा तो उसे आना ही था। वही अभिमन्यु की एंट्री ने वहां के पूरे माहौल को बदला कर ही रख दिया था। मिसेस राव और मिस्टर राव पहले ही जो हो रहा था उसे देखकर काफी परेशान थे और ऊपर से अभिमन्यु का यहाँ आना, वो और परेशान हो गए। बट अभिमन्यु जो सीधा शौर्या के पास आ गया उससे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि वह के सारे गेस्ट को भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो ठीक था कि उन्होंने मीडिया को पार्टी हॉल से बाहर निकाल दिया था, वरना कल के न्यूज में क्या क्या आता और क्या क्या तहलका मचता इसका अंदाज कोई भी नहीं लगा सकता था। वाइफ, शौर्या ने ये लफ्ज धीरे से बुदबुदाया और अगले ही पल अभिमन्यु ने उसके दोनों हाथ को थमा लिया।
कुछ भी बेफुजूल की बातें मत सोचो, मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है, अभिमन्यु ने अगले ही पल एक्सप्लेन कर दिया। ये बातें करना भी सीख गया, कनक जी मुंह बनाते हुए कहा और शिवेश जी ने नामे सर हिलाया। अभिमन्यु उनसे बात करते हुए भी हूं और हाँ के अलावा और कुछ नहीं बोलता था और अब शौर्या के लिए इतने सारे वर्ड्स। मैं नहीं सोचूंगी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, शौर्या ने प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा और अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। क्या हुआ था यहाँ? आंटी ने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? अभिमन्यु ने प्यार से शौर्या के चेहरे को थामा और उतने ही प्यार से उससे सवाल किया। उसे देखने वाले और उसे जानने वाले अभिमन्यु के इस गेस्चर को देखकर हैरान तो हो ही गए, लेकिन साथ ही में उन सबको ये शक हुआ कि क्या वो सच में अभिमन्यु राठौड़ है। वो शौर्या ने उसे सारी बातें बता दी और उसकी हर एक बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा छाने लग गया। उसने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल मिहिर को कुछ मैसेज कर दिया। अभिमन्यु अब भी शौर्या की तरफ देख रहा था और उससे धीरे धीरे कुछ तो कह रहा था जो वह मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके गार्ड्स वहां गए और 1 मिनट के अंदर ही मिसेस सिंघानिया और लारा को वहां से लेकर चले गए। मिसेस राव, आई थिंक आपको अब ऑप्शन शुरू कर देना चाहिए। प्रिंसेस, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे कहो, मैं वो तुम्हारे लिए ले लूंगा, अभिमन्यु ने प्यार से कहा। अभी बस कुछ ही मिनट्स में, लगभग 1 या 2 मिनट्स में सिंघानिया फैमिली का नामो निशाना वहां से मिट गया था और जाते हुए उन गार्ड्स की टीम ने सबकी तरफ कुछ ऐसे नजर से देखा था कि उन सबको समझ आ गया यहाँ जो भी हुआ है उसे आइंदा से अपने जुबान पर लाने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा, वरना उनका अंजाम क्या होगा इसका अंदाज भी वो नहीं लगा पाएंगे। वो सब उन नजरों को अच्छे से समझ गए थे और इसीलिए वो सभी चुप हो गए। अगर मिस शौर्या मिस्टर अभिमन्यु राठौड़ की होने वाली वाइफ है तो वो मिसेस मृणाला के साथ यहाँ क्यों आए? ये सवाल सबके दिमाग में दौड़ रहा था, मगर उस सवाल को अपने जुबान पर लाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। मिसेस रव अरु मिस्टर राव ने भी गहरी सांस छोड़ी और फिर बिना देरी करे ऑक्शन की शुरुआत कर दी। आज का ये ऑक्शन काफी बड़ा था और इम्पोर्टेंट भी। मिस्टर राव ने स्पेशली अनाउंस किया था कि आज इस ऑक्शन में जो भी चीजें नीलाम होंगी उसका एक हिस्सा ऑर्फेनेज को डोनेट किया जाएगा। इसीलिए इस ओकेजन को मीडिया का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। वेल, अगर बात राठौड़ फैमिली और बुंदेला फैमिली की ना होती तो आज जो भी यहाँ हुआ है वो जरूर न्यूज में आ जाता, बट उन दोनों फैमिली का डर ही ऐसा था कि कोई भी यहाँ की बात बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करने वाले थे और ना ही मीडिया कुछ करने वाली थी। वेल, उन्हें भनक तो लगी थी कि अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन राठौड़ फैमिली के गार्ड्स को देखकर ही वो चुप हो गए और बाहर ही रहे। आई थिंक तुम दोनों को साथ ही में बैठना चाहिए, मृणाल जी ने कहा और वहां से वो फिर मिसेस राव की तरफ चली गई। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु खुश हुआ तो वही शौर्या के ओठों पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। ये लड़का बदल गया है, शिवेश ने आह भरते हुए कहा और कनक जी की तरफ देखने लग गए। तुम्हें क्या हुआ? शिवेश जी ने सवाल किया। वो उन्हें किसी सोच में गूम दिखी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर शौर्या अभी की इंसल्ट क्यों करेगी? लारा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? कनक जी ने सवाल किया और उनकी बात सुनकर शिवेश जी भी गहरी सोच में पड़ गए। मैं किसी को पता लगाने को कहता हूँ, शिवेश जी कहकर फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लग गए। अभिमन्यु और शौर्या एक दूसरे के करीब बैठे थे और हमेशा इमोशनलेस रहने वाला उनका बेटा फिलहाल उस लड़की की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। अभी सच में उससे काफी प्यार करता है, शिवेश जी ने दिल ही दिल कहा और उन दोनों को प्यार से देखने लग गए। वेल, उन्हें सिर्फ उनके बेटे की खुशी चाहिए थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अगर शौर्या की जगह दूसरी कोई भी लड़की होती या फिर अगर वो किसी रेप्यूटेड फैमिली से भी बिलोंग नहीं कर रही होती तब भी वो खुश होते। जब तक उनका अब तक खुश है तब तक वो दोनों भी खुश है। एक एक करके वहां अलग अलग चीजें नीलाम हो रही थी। पहले छोटी छोटी चीजें थी जिसमें शौर्या को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें देखकर ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आ रहे थे। सो अभिमन्यु ने भी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। थोड़ी देर बाद ही ऑक्शन में एक रूबी की बेहद खूबसूरत रिंग आ गई। मिस्टर राव उस रिंग के बारे में बताने ही वाले थे, तब तक ही मैनेजर ने आकर कुछ कह दिया और उस रिंग को वापस ले जाया गया। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ये रिंग वापस क्यों चली गई? शौर्या ने अभिमन्यु की तरफ झुककर सवाल किया। क्या तुम्हें वो रिंग पसंद आई थी प्रिंसेस? अभिमन्यु ने आंखों में चमक लाते हुए उससे सवाल किया। नहीं, शौर्या ने नामे सर हिलाया और अभिमन्यु फिर से वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गया। उसने शौर्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसके फिंगर्स के साथ खेल रहा था। बाकी दूसरी चीजों की तरह उसका कोई भी ध्यान नहीं था। शौर्या को भी किसी को कोई फिक्र नहीं थी और वो अभिमन्यु के सॉफ्ट टच को फील करते हुए कभी ऑक्शन की तरफ ध्यान दे रही थी तो कभी अभिमन्यु की तरफ प्यार से देख रही थी। उसके बाद भी कई चीजें वहां ऑक्शन में आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस ऑक्शन में कोई नभी ज्वेलरी, डायमंड या फिर कीमती जेड कुछ भी नीलाम नहीं हो रहा था। सिर्फ शौर्या ही नहीं बल्कि बाकी के लोग भी इस बारे में बात कर रहे थे। उनमें से काफी लोगों को पता था कि आज यहाँ कुछ कीमती ज्वेलरी और जेड नीलाम होने वाले हैं और उसी के लिए तो वो यहाँ आए थे, लेकिन अब उनमें से कुछ भी नीलाम नहीं हुआ। ये देखकर वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मिसेस राव, आपने तो कहा था कि इस ऑक्शन में एक बेहद ही नायाब और रेयर डायमंड का सेट नीलाम होने वाला है, फिर वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? मृणाल जी ने मिसेस राव से सवाल किया। उनका आज यहाँ आने का सबसे मेन रीजन यही था। वो रेयर डायमंड का सेट पाना चाहती थी और उसे शौर्या को गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन वो सेट एक ही समान ही नहीं आ रहा था। मुझे भी ठीक से नहीं पता है, मिसेस राव किसी तरह से मुस्कुराए। अजीब है, अब तक वो सेट आना चाहिए था। सिर्फ वही नहीं, दूसरे कुछ ज्वेलरी पीसेस भी आने चाहिए थे, फिर आए क्यों नहीं? मिसेस राव भी काफी कंफ्यूज थी। ये ऑक्शन इस साल का सबसे बड़ा ऑक्शन था और इसमें नीलाम होने वाला सामान लगभग पूरी दुनिया भर से लाया गया था। वहां नीलाम होने वाले सारी चीजों का सीक्वेंस तय करते वक्त मिसेस राव भी वह थी, इसीलिए वो ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। क्या हुआ? अभिमन्यु ने शौर्या के चेहरे पर के बनते बिगड़ते भाव को देखकर सवाल किया और शौर्या छोटी छोटी नजरों से उसे घूरकर देखने लग गई। इस ऑक्शन एक भी ज्वेलरी पीस नहीं आया है, शौर्या ने कहा और अभिमन्यु के आंखों में फिर से चमक आ गई। क्या तुम्हें कोई ज्वेलरी चाहिए? अभिमन्यु ने एक्साइटेड होते हुए सवाल किया। चैप्टर 67, आपके सिवा और कहा जा सकती हूँ मैं? नहीं, और बेहतर है कि आपने जो कुछ भी यहाँ नीलाम होने से पहले खरीदा है ना,
वो अपने तक ही रखे, मुझे उन ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शौर्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली और फिर सामने देख करने लग गई। अभिमन्यु समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी अभी क्या कहा। उसे अच्छे से याद था कि जब उसने मैसेज करके मिहिर से सब खरीदने के लिए कहा था तब शौर्या का ध्यान नहीं था उसके तरफ। फिर अब वो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि उसने ही सारी ज्वेलरी खरीदी है, और उससे भी बढ़कर ये कहना कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभिमन्यु की सारी एक्साइटमेंट पर पानी फिर गया। बेशक उस रिंग के अलावा मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बजाय आप, शौर्या ने कहकर एक पॉज लिया और अभिमन्यु की आंखों को चमक फिर से लौट कर आ गई। इसके बजाय क्या? उसने उसकी तरफ झुककर प्यार से सवाल किया। इसके बजाय हम डिनर पर जा सकते हैं और बीच पर भी, शौर्या आंखें मिचकाते हुए बोली और अभिमन्यु के ओठों पर उसकी बात सुनकर एक बड़ी ही दिलकश मुस्कान बिखर गई। बिल्कुल प्रिंसेस, अभिमन्यु ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा और शौर्या के आगे हाथ बढ़ा दिया। अगले ही पल वो दोनों खड़े हो गए और वहां से जाने लग गए। शौर्या को उस ऑक्शन में अब इंटरेस्ट नहीं था। उसने मृणाल जी को कॉल किया और उनसे इजाजत ले ली कि वो अभिमन्यु के साथ जाए क्या। एंड एज यूजुअली मृणाल जी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और उनकी इजाजत मिलते ही शौर्या और अभिमन्यु वहां से चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वाह! शौर्या अपने सामने फैले हुए उस बड़े से समंदर को देख रही थी। जहां तक नजर जाए वह तक वहां पानी ही पानी था। समंदर की उठती लहरों का वो शोर, शाम की सुहानी हवा, वो लाल नारंगी हुआ पानी में डूबता हुआ आग का गोला और उस खूबसूरत माहौल में सिर्फ वो दोनों, सब कुछ किसी फेरू टेल की तरह था। शौर्या में मुड़कर अभिमन्यु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फिर पानी की तरफ भाग गई। वैसे भी उसे पानी, समंदर हद से ज्यादा पसंद था और वो उसके रिबर्थ के बाद से ही समंदर के पास आना चाहती थी, बट उसे वक्त ही नहीं मिला। बट अब उसकी ये चाहत पूरी हो गई थी। शौर्या ने आंखें भर के उस विशाल समंदर को देखा और फिर अपने आप को झोंक दिया उन लहरों के बीच। वो किसी बच्ची की तरह पानी में खेल रही थी, सब कुछ भूलकर बस उस पल को पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और वही उसका अभिमन्यु उसे देख रहा था, और जितना उसे देख रहा था ना उतना ही प्यार बढ़ रहा था उसे शौर्या के लिए। उसने अब तक अलग अलग रूप देखे थे शौर्या के, और उन सब में से उसका ए वाला रूप सबसे अच्छा और अभिमन्यु को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था। उसकी वो मासूमियत, उसकी वो खूबसूरती, उसका मुस्कुराना, खिलखिलाते हुए पानी के साथ खेलना। अभिमन्यु के दिल में अलग सी गुदगुदी पैदा कर गए। मैंने तो सुना था कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, लेकिन यहाँ मुझे तो मोहब्बत बार बार हो रही है और हर बार तुमसे ही हो रही है प्रिंसेस। अभिमन्यु ने उसे देखते हुए दिल ही दिल कहा और उसी वक्त शौर्या ने उसकी तरफ देखा। मेरे साथ आइए ना मन, शौर्या ने उसे आवाज देकर पुकारा और फिर से पानी में खेलने लग गई। इस वक्त शौर्या सर से पांव तक भीगी हुई थी। उसके कपड़े उसके बॉडी से चिपके हुए थे और उसके कर्व साफ साफ नजर आ रहे थे। बस शौर्या को इसकी कोई भी फिक्र नहीं थी। वो बेफिक्र होकर अपनी ही दुनिया में मशगूल थी। और फिक्र करने वाली बात भी कहा थी, वहाँ उस बीच पर सिवाय उसके और अभिमन्यु के कोई और नहीं था, और अभिमन्यु पर उसे पूरा भरोसा था। आंखें बंद करके भरोसा करती थी वो उस पर, और उसे यकीन था कि अभिमन्यु कभी भी उसे बुरी नीयत से नहीं देखेगा। अभिमन्यु उसके पास आ गया और तभी शौर्या ने उसके ऊपर पानी उछाल दिया। प्रिंसेस, उसमें खोया हुआ अभिमन्यु बिल्कुल भी तैयार नहीं था इसके लिए। वो जल्दी से एक दो कदम पीछे हो गया और शौर्या खिलखिलाकर हंसने लग गई। तुम्हें रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें, अभिमन्यु ने कहा और अगले ही पल वो शौर्या पर पानी डालने लग गया। मन, रुको आप भी। शौर्या भी फिर उस पर पानी डालने लग गई, लेकिन अभिमन्यु इस मामले में उससे ज्यादा एक्टिव था, सो वो कुछ ज्यादा ही पानी डाल रहा था उस पर। शौर्या फिर उससे बचकर वह से भागने लग गई और अभिमन्यु भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। जल्दी ही उसने उसे पकड़ लिया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर गोल गोल घुमाने लग गया। उन दोनों की हंसी की गूंज उस बीच पर गूंज रही थी। हमारा बेटा खुश है वो शिवेश, और इधर उनसे कई हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले उसके मोम डैड उसे देखकर खुश हो रहे थे। उन दोनों के ऑप्शन से बाहर निकलते ही कनक जी ने मिहिर को कॉल किया था और उसे धमकी दी थी कि वो अभिमन्यु और शौर्या क्या कर रहे हैं ये दिखाए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि भी अभी कुछ देर पहले इतना स्वीट प्यारा बिहेव करने वाला लड़का उनका बेटा है। पहले बार वो उन्हें इतना खुश दिख रहा था और वो दोनों उसे और भी ऐसे ही खुश हंसते ही देखना चाहते थे। सो उन्होंने मिहिर से कह दिया और उनके ऑर्डर पर ही उन दोनों के इन प्यारे पलों जो वीडियो कॉल के थ्रू दूर से ही दिखाया जा रहा था। दैट्स इट्स, अब तुम वह से दूर जाओ और उन्हें डिस्टर्ब मत करो, कनका जी ने मिहिर से कहा। उनके बेटे और बहू के प्राइवेट मोमेंट को कोई और देखे ये उन्हें मंजूर नहीं था, सो उन्होंने उन सबको दूर जाने के लिए कहा और शिवेश जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। जेट अरेंज करने के लिए कह देता हूँ रुस्तम से, हम कल ही इंडिया के लिए निकलेंगे। शिवेश जी बिना कनक जी के कहे ही उनके दिल की बात समझ गए और कनक जी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मन, शौर्या चीखते हुए ही बोली। अगले ही पल दोनों पानी में गिर पड़े। अब भी ना मन, ऐसे कौन गिराता है पानी में, शौर्या ने कंप्लेंट की और अभिमन्यु का ध्यान नहीं है ये देखकर उसने उसे पुश किया और स्विम करते हुए उससे दूर जाने लग गई। प्रिंसेस, यू आर सो नॉटी, अभिमन्यु भी फिर उसके पीछे जाने लग गया। आप बोलो कहाँ जाऊंगी। अभिमन्यु ने फिर एक बार उसे पकड़ लिया था और ये काफी बार हुआ था। अभिमन्यु की थोड़ी सी शरारत करने पर शौर्या मुंह बना लेती और उसका ध्यान भटका कि उसके साथ शरारत करके वह से भाग जाती। अभिमन्यु भी उसके खेल में उसका पूरा साथ दे रहा था और उसे उतना ही तंग भी कर रहा था और उससे तंग हो भी रहा था। आपके सिवा और कहा जा सकती हूँ मैं, शौर्या प्यार से बोली और अभिमन्यु उसे लेकर किनारे के पास आ गया। वो दोनों ऊपर आसमान की तरफ देखते ही किनारे पर लेट गए। बीच बीच में पानी की लहर आकर उन्हें भीगा रही थी और वो उस पल को सुकून के साथ जीते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैं आए, अभिमन्यु ने उसके ओठों की तरफ देखकर इजाजत मांग ली। काफी देर से वो अपने आप को रोके हुए था। उसकी प्रिंसेस खुश थी और वो उसे अच्छे से एंजॉय करने देना चाहता था, सो उसकी खुशी के बीच में वो नहीं आया। बट अब शौर्या के उस भीगे हुए रूप को देखकर उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने धीरे से शौर्या के चेहरे पर चिपके हुए उन बालों को पीछे किया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा। जवाब में शौर्या ने उसकी आंखें बंद कर दी और अगले ही पल दोनों के ओठ एक दूसरे के ओठों से टकरा गए। चैप्टर 68, अगर हम यहाँ ना होकर अगर रूम में होते तो। प्रिंसेस, यू आर सो नॉटी, अभिमन्यु भी फिर उसके पीछे जाने लग गया। आप बोलो कहाँ जाऊंगी।
अभिमन्यु ने फिर एक बार उसे पकड़ लिया था और ये काफी बार हुआ था। अभिमन्यु की थोड़ी सी शरारत करने पर शौर्य मुंह बना लेती और उसका ध्यान भटका कि उसके साथ शरारत करके वह से भाग जाती। अभिमन्यु भी उसके खेल में उसका पूरा साथ दे रहा था और उसे उतना ही तंग भी कर रहा था और उससे तंग हो भी रहा था। आपके सिवा और कहा जा सकती हूँ मैं, शौर्य प्यार से बोली और अभिमन्यु उसे लेकर किनारे के पास आ गया। वो दोनों ऊपर आसमान की तरफ देखते ही किनारे पर लेट गए। बीच बीच में पानी की लहर आकर उन्हें भीगा रही थी और वो उस पल को सुकून के साथ जीते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैं आए, अभिमन्यु ने उसके ओठों की तरफ देखकर इजाजत मांग ली। काफी देर से वो अपने आप को रोके हुए था। उसकी प्रिंसेस खुश थी और वो उसे अच्छे से एंजॉय करने देना चाहता था, सो उसकी खुशी के बीच में वो नहीं आया। बट अब शौर्य के उस भीगे हुए रूप को देखकर उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने धीरे से शौर्य के चेहरे पर चिपके हुए उन बालों को पीछे किया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा, हम जवाब में शौर्य ने उसकी आंखें बंद कर दी और अगले ही पल दोनों के ओठ एक दूसरे के ओठों से टकरा गए। मन, हम अभी बाहर हैं, शौर्य ने हल्का कहते हुए ही कहा। अभिमन्यु और उसने पहले भी कई बार किस शेयर की थी, लेकिन ये किस कुछ ज्यादा ही इंटेंस थी। अभिमन्यु के सारे जज्बात इसमें ओवरलोडेड थे और उनकी हालत बुरी तरह से भीगे हुए वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को पूरी तरह से फील कर पा रहे थे। वो ठंडी हवा और उनके बॉडी की बढ़ी हुई गर्मी। शौर्य भी अपने आप पर काबू रख नहीं पा रही थी और अभिमन्यु की हालत भी उसके बस में नहीं थी। इसीलिए शौर्य ने कहते हुए ही उससे कहा, हम आए कनो। अभिमन्यु की वो डीप इंटेंस आवाज और उसके बाद फिर एक बार उलझे हुए उन दोनों के ओठ। शौर्य सिस्ट पड़ी। माँ ना। शौर्य ने किसी तरह से अपने ओठ छुड़ाए और गहरी सांस लेते ही उसे पुकारा, लेट्स डू इट प्रिंसेस, आई वॉन्ट यू। और अभिमन्यु से रहा ही नहीं गया। इतनी खूबसूरत भीगी हुई वो उसके सामने थी। सूरज की वो हल्की नारंगी सुनहरी रोशनी में उसकी पूरी बॉडी चमक रही थी। उसके कर्व्स, उसके बॉडी का हर एक हिस्सा उसके सामने उजागर हो रहा था। फिर कैसे भला वो खुद पर कंट्रोल रख पाता। उसने उससे कहा कि वो आज उसके साथ पूरी हदें पार करना चाहता है। उसे वो चाहिए, उसे अपना बनाना चाहता है। और उसके ये कहते ही शौर्य की आंखों बड़ी बड़ी हो गई। What? No. शौर्य ने काफी तेज रिस्पॉन्स दिया और उसे पुश करके उठकर बैठ गई। उसकी ये रिएक्शन और अभिमन्यु को थोड़ा बुरा लगा। पल भर के नहीं ना जाने कौन कौन से और कैसे कसी ख्यालात उसके दिमाग में आने लग गए। उदास होकर वो उससे दूर हुआ और नीचे लेटकर वो आसमान की तरफ देखने लग गया। कुछ देर उन दोनों के बीच खामोशी ही थी। शौर्य शर्म से लाल हुए अपना चेहरा झुकाकर बैठी थी तो वही अभिमन्यु ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। उसे इतना चुप देखकर शौर्य ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु के चेहरे पर बेचैनी भरे भाव थे जिसे शौर्य पल में समझ गई। वो धीरे से उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। हम इस वक्त बाहर है, किसी ने देख लिया तो। शौर्य धीरे से बुदबुदाई और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने झट से उसकी आंखें खोली। क्या मतलब? अभिमन्यु ने सवाल किया और शौर्य शर्म से और उसके बाहों में सिमटी। आपके पूरे गार्ड्स हैं यहाँ और मेरे भी। शौर्य का फिर एक बार हल्के से गुनगुनाना और उसमें और सिमटना। अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। हम है तो सही, लेकिन मुझे यकीन है वो हमें नहीं देखेंगे। अभिमन्यु का कहना और शौर्य ने शर्म से उसके सीने पर हल्के से मार दिया। कुछ भी, वो गार्ड्स कितने एक्टिव है आपको भी पता है। हमारी सिक्योरिटी के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और अगर उन्होंने देखा तो। शौर्य उससे दूर हुई और उसके अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। उसकी ये हरकत और अभिमन्यु जोर से हंस पड़ा। माय प्रिंसेस, अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में भरा। वैसे प्रिंसेस, अगर हम यहाँ ना होकर अगर रूम में होते तो क्या आज तुम? अभिमन्यु शरारती शौर्य को छेड़ने के लहजे में बोल ही रहा था कि शौर्य ने उसके ओठों पर हाथ रख दिया और शर्माते हुए नामे सर हिला दिया। अभिमन्यु का छेड़ना उसे इस हद कर शर्मा गया था कि उसके गाल और कान दोनों लाल हो गए थे। थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।